नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी मेरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया इस टाइम बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ये प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारे स्टेट में भी चल रही है। हमारी राज्य सरकार और हमारे कमिश्नर साहब के आदेशों के अकॉर्डिंग इस टाइम हमें हायर एजुकेशन में वर्क एट होम के अंतर्गत हमें काम करना है। तो इसी सिलसिले में आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक टॉपिक को तैयार करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारे राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में एक BA पार्ट फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का, जो भौतिक भूगोल के नाम से है, और MA प्रीवियस में सेकंड पेपर फिजिकल ज्योग्राफी है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे MA प्रीवियस के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा और BA पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी काम आएगा। तो दोनों क्लास में टॉपिक काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिहाज से, फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अपर्दन चक्र। हाँ, तो अपर्दन चक्र ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर्दन चक्र कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो पृथ्वी के ऊपर जो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। आंतरिक स्थलाकृतियाँ वो होती हैं जो धरातल के ऊपर एक तरह की असमानताएँ उत्पन्न करती हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप है, पटल विरूपणी बल हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरी शक्तियाँ होती हैं बाह्य शक्तियाँ। बाह्य शक्तियाँ क्या करती हैं कि जो बाहर से जो ऐसा धरातल में जो असमानता आती है आंतरिक शक्तियों की वजह से, उनमें समानता उत्पन्न करती हैं। बाह्य शक्तियों में जैसे नदी, भूमिगत जल और ये जो लहरें होती हैं, पवन है, हिमानी है, इनके द्वारा अपर्दन से जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनमें समरूपता का काम करती हैं। आंतरिक शक्तियाँ मुख्य रूप से धरातल पर विषमता उत्पन्न करती हैं और बाह्य शक्तियाँ इन विषमताओं को दूर करती हैं। अपर्दन चक्र के बारे में हम खासतौर से कह सकते हैं कि जब कोई भी समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भूभाग जो अपर्दन प्रक्रियाओं द्वारा काट छाँट करके एक आकृति विहीन समतल मैदान बन जाता है, तो इस समय अवधि को अपर्दन चक्र कहा गया है। अपर्दन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, एरोडेर शब्द से बना है, जिसका एक अपने यहाँ की भाषा में शाब्दिक अर्थ होगा कुतरना। अपर्दन मुख्य रूप से एक गतिशील क्रिया है। अपर्दन चक्र के जो सिद्धांत दिए गए हैं, हमारे ज्योग्राफी में बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में हमें दिए हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और वो जो सिद्धांत हैं, जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, हम आजकल बहुत से कंपटीशन होते हैं UPSC के, PSC के, UGC के, या जो बहुत से जो और भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी इनमें से प्रश्न आते हैं। तो इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपर्दन चक्र के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें अक्सर एग्जाम से इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, या इस तरह का भी प्रश्न आता है कि एक तरफ सिद्धांतों का नाम दे देते हैं और एक तरफ जिसने प्रतिपादित किया उसका नाम दे देते हैं। तो इन्हें हमें सुमिलित करना होता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो इसको आप, ये जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से पढ़ें, इसको ध्यान दें। इसमें अपर्दन चक्र का जो एक मुख्य रूप से सिद्धांत दिया गया था, WM डेविस ने दिया था। उन्होंने इसको भौगोलिक चक्र के नाम से दिया था, जिसे सामान्य अपर्दन चक्र भी कहा गया है। और स्विजिक विधि और सेंडर्स जो ज्योग्राफर हैं, उन्होंने जो अपर्दन चक्र दिया था वो कार्स्ट अपर्दन चक्र के नाम से विख्यात है। एक पेल्टियर महोदय ने सिद्धांत दिया था परिहिमानी अपर्दन चक्र, जो हिमानी वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ ये काम आता है। पफ तथा टॉमस महोदय ने सवाना अपर्दन चक्र दिया है। LC किंग महोदय ने पेडिप्लेनेशन चक्र दिया है। गतिक संतुलन का सिद्धांत स्ट्रोलर, हैक तथा चोर्ले ने दिया है। ऐसे ही भूआकृति विज्ञान का सिद्धांत है, भूआकृतिक सिद्धांत है, वो गिलबर्ट महोदय ने दिया है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें। इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आते रहते हैं। अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है उसका स्टार्टिंग, या जो ये संकल्पना जो दी गई, इसके जो प्रणेता हैं वो हमारे एक मुख्य विद्वान है जेम्स हटन महोदय हैं, उन्होंने दिया था। जेम्स हटन महोदय हैं स्कॉटिश विद्वान हैं और ये वहाँ के भूविज्ञानवेत्ता रहे हैं। हटन ने एक बहुत बड़ी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई आशा। तो यह जो एक लाइन है, ना आदि का कोई लक्षण है ना ही अंत की कोई आशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से कंपटीशन में से ये आता है, कई बार इसमें से देते हैं कि ये सिद्धांत ये किसने, ये कथन किसका है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमारे जो अपर्दन चक्र के सिद्धांत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में दिया गया है, डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे डेविस के अपर्दन चक्र का। डेविस महोदय हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान रहे हैं। इन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, डेविस ने, इन्होंने 1899 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उस सिद्धांत को इन्होंने भौगोलिक चक्र नाम दिया है। तो
डेविस महोदय का जो भौगोलिक चक्र है उसको हम देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि डेविस के अकॉर्डिंग अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। तो ये डेविस का कथन रहा है कि एक जो उत्थित जो भूखंड होता है वो अपर्दन के प्रक्रमों के द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान, इस शब्द का ध्यान रखिए आप, आकृति विहीन समतल मैदान में चेंज हो जाता है। अपर्दन चक्र में धरातल पर अनेक प्रकार के भूदृश्यों का विकास होता रहता है और जिसमें जो भूदृश्यों के विकास में चक्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। डेविस महोदय उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उनके मुख्य बिंदु रहे हैं संरचना या स्थल रूप, संरचना और प्रक्रम। जो तीन चीज़ें हैं, स्थल रूप स्ट्रक्चर, संरचना प्रोसेस और प्रक्रम तथा टाइम। तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये तीन चीज़ें हैं। तो इन तीन चीज़ों को, जो संरचना, प्रक्रम और अवस्था है, इन तीनों को डेविस के त्रिकट कहा गया है। कई बार कमेंट में पूछते हैं डेविस के त्रिकट किसे कहा गया है। तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इन्हें डेविस का त्रिकट कहा गया है। संरचना का मतलब क्या होता है? संरचना का मतलब होता है कि जो स्थान जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं उस स्थान की या उस धरातल की या उस इलाके की जो चट्टानों की बनावट है वो कैसी बनावट है। तो उस क्षेत्र की चट्टानों की बनावट कैसी है, ये किस में आएगा? संरचना में आएगा। ठीक ऐसे प्रक्रम या प्रोसेस, उन चट्टानों के ऊपर जो अपर्दन करने वाले जो साधन हैं वो कार्य कौन कौन से हैं, वो प्रक्रम में आएंगे। यानी उस इलाके में उन चट्टानों का अपर्दन किनके द्वारा किया जाता है? हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जाता है, पवन के द्वारा अपर्दन किया जाता है या नदियों के द्वारा अपर्दन किया जाता है। तो जो साधन है, अपर्दन के साधन या अपर्दन के कारक, वो प्रक्रम में शामिल होंगे। तीसरा है अपना अवस्था या टाइम। डेविस महोदय ने इसके लिए जो शब्द का यूज़ किया है, अवस्था यूज़ किया है, मतलब उस क्षेत्र पर जो अपर्दन के प्रक्रम हैं, उस संरचना वाले क्षेत्र के ऊपर जो अपर्दन के प्रक्रम हैं वो कितने समय तक काम करते हैं। तो जितने समय तक काम करेंगे वो किस में आएगा? अवस्था में शामिल हो जाएगा। तो डेविस के जो स्थल रूप है उसमें तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं। एक युवावस्था है, दूसरी प्रौढ़ावस्था है और तीसरी जीर्णावस्था है। डेविस महोदय कहते हैं कि अपर्दन चक्र स्थल रूप के उत्थान से शुरू होता है। कोई भी स्थलखंड होता है सबसे पहले उसका उत्थान होता है, आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे ज्वालामुखी ने काम किया, वह उसका उत्थान होगा। जो ही उत्थान होगा तो पहले उत्थान होता है, और जब उत्थान की अवधि, जो डेविस ने कहा है कि उत्थान की अवधि छोटी होती है, डेविस महोदय कहते हैं कि पहले उत्थान होता है और जब उत्थान समाप्त हो जाता है तो उत्थान के समाप्त होने के बाद अपर्दन स्टार्ट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेविस ने कही कि पहले उत्थान होता है और उत्थान बहुत छोटी अवधि का होता है, और जब उत्थान समाप्त हो जाता है तो उत्थान के समाप्त होने के बाद अपर्दन स्टार्ट होता है। यहाँ डेविस महोदय बहुत बड़ी गलती कर गए अपने सिद्धांत में, जिसकी बाद में बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की गई हैं। ध्यान रखिए आप, डेविस के सिद्धांत का इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहले उत्थान होता है, उत्थान के समाप्त होने के बाद फिर अपर्दन स्टार्ट हो जाता है। तो डेविस महोदय कहते हैं कि उत्थान और अपर्दन कभी भी दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस के सिद्धांत के अनुसार स्थल रूपों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन क्रमिक अवस्थाओं से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्ण अवस्थाओं में होता रहता है, और ये परिवर्तन एक सुनिश्चित लक्ष्य से आकृति विहीन समतल मैदान की ओर उन्मुख होता है। डेविस महोदय जो अपना अपर्दन चक्र देते हैं उनको एक ग्राफ द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ग्राफ डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे, इसमें नीचे की साइड में दिया गया है समय, टाइम को दिखाया गया है, अवस्था को दिखाया गया है। ऊपर की साइड में ये जो आपका कै और खे लंब बनाया गया है, इसमें ऊंचाई को दिखाया गया है। पहली स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी स्थलखंड होता है, उस स्थलखंड का यहाँ से यहाँ तक उत्थान होता है। जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपर्दन स्टार्ट नहीं होता है। तो पहले उत्थान होता है, और उत्थान बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत तीव्र गति से होता है उत्थान। जब उत्थान समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्राफ जा रहा है अपना वो जा रहा है, तो यहाँ उत्थान होता है पहले, और जब उत्थान समाप्त हो जाता है तो उत्थान के समाप्त होने के बाद फिर अपर्दन स्टार्ट होता है। तो पहले उत्थान होगा, जब उत्थान समाप्त हो जाएगा फिर अपर्दन स्टार्ट हो जाएगा। इस अवस्था में जो अपर्दन होता है वो, इसमें नदी घाटियों में जो उनका जो तल होता है उसमें गहराई बढ़ती है, इसमें जलप्रपात बनते हैं, इसमें वी आकार की घाटियाँ बनती है इसमें। उसके बाद में ये जो दूसरी अवस्था होती है इसमें, जैसे प्रौढ़ अवस्था कहा गया है, वो होती है इसमें। ये, और इसमें नदियों में जो किनारों वाला पार्ट होता है, यानी पार्श्व अपर्दन होता है, वो ज़्यादा होता है। तीसरी अवस्था में नदियों का जो पार्श्व अपर्दन भी ज़्यादा होता है और उनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, किनारों की तरफ और ज़्यादा फैला होता जाता है। तो स्थिति ये होती है, पहले उत्थान होगा, उत्थान होने के बाद में फिर अपर्दन स्टार्ट हो जाएगा। और डेविस के अकॉर्डिंग लास्ट में जो ये स्थिति आएगी, लास्ट वाली जो स्थिति आएगी यहाँ, तो यहाँ डेविस महोदय कहते हैं कि आकृति विहीन समतल मैदान,
डेविस ने एक शब्द का यूज़ किया है पेनी प्लेन। इसको ध्यान रखना, बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि पेनी प्लेन क्या होता है, या डेविस ने जो लास्ट में जो आकृति बनती है उसका क्या नाम दिया है। तो डेविस महोदय के अकॉर्डिंग लास्ट में एक जो उत्थित भूखंड होता है वो उत्थान के बाद अपर्दन के प्रक्रम से गुजरता हुआ लास्ट में एक आकृति विहीन समतल मैदान जिसे पेनी प्लेन शब्द दिया है, तो यानी कि लास्ट में यहाँ जाके पेनी प्लेन का निर्माण होता है। और डेविस महोदय कहते हैं कि इसी पेनी प्लेन के इस इलाके में कुछ अवतल और उत्तल आकार की कुछ जो पहाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी ऊंचे नीचे स्थलखंड होते हैं, उन्होंने जो शब्द दिया है वो है मोनेडनोक। तो ये भी बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि मोनेडनोक क्या होते हैं। तो इस इलाके में पेनी प्लेन के आसपास के इलाके में कुछ अवतल उत्तल आकार की जो घाटियाँ होती हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हें मोनेडनोक कहा गया है। तो ये लास्ट में स्थलाकृति कौन सी बनती है इसमें, पेनी प्लेन। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये डेविस का जो ग्राफ द्वारा प्रदर्शन किया गया डायग्राम है ये। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेविस महोदय ने जो अपना जो अपर्दन चक्र दिया है उसमें जो ये जो डायग्राम बनाया गया उसमें डेविस ने जो अपर्दन का कारक माना है, उन्होंने नदी को माना है कि एक नदी किस तरह से एक उत्थित जो स्थलखंड होता है उसका अपर्दन करती है, और लास्ट में पेनी प्लेन कैसे वहाँ बनते हैं। डेविस महोदय की जो अवस्थाएँ थी, पहली अवस्था थी उसमें तरुण अवस्था थी, जिसे तरुण अवस्था के नाम से दिया गया है। तो डेविस के अकॉर्डिंग जो पहली जो अवस्था होती है तरुण अवस्था या युवा अवस्था होती है, इसमें उत्थान की जो समाप्ति होती है उसके बाद अपर्दन स्टार्ट हो जाता है। और जो अपर्दन होता है उसमें नदियों का वेग तीव्र गति से होता है, उसमें पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपर्दन से प्रभावित नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि प्रारंभ में नदियाँ छोटी होती हैं और दूर दूर होती हैं। तो इस स्थलाकृति में क्या होता है कि नदी घाटी जो होती है वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, जल प्रवाह का निर्माण करती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं, कैनियन का निर्माण करती हैं। इसका मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उत्थान इसमें समाप्त हो जाता है और अपर्दन स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी प्रौढ़ अवस्था बताई गई है। प्रौढ़ अवस्था में पार्श्विक अपर्दन, पार्श्विक मतलब किनारों का अपर्दन स्टार्ट हो जाता है और घाटी का चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ उत्थान शून्य होता है, यानी उत्थान नहीं होता है यहाँ पर। तीसरी जो अवस्था बताई गई है जीर्ण अवस्था बताई गई है। इस जीर्ण अवस्था में जो समय होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है, इसमें पार्श्विक अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है और घाटियों की नदी घाटियों की चौड़ाई और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियाँ एक तरह के मियांडर बनाती हुई आगे जाती है। मियांडर मतलब एक तरह के विसर्प बनाती हैं, तो विसर्प का निर्माण करती हैं। और इस अवस्था में समतल प्राय मैदान का निर्माण होता है, और जिसे पेनी प्लेन कहा गया है। इसकी सतह पर पेनी प्लेन है, इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली जो कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों को मोनेडनोक कहा गया है। जो मोनेडनोक का निर्माण कहाँ होता है, इस इलाके में। यहाँ पेनी प्लेन बनेंगे, यहाँ पर यहीं पर पेनी प्लेन बनेंगे और यहीं पर मोनेडनोक का निर्माण हो जाएगा यहाँ तो पेनी प्लेन के इलाके में, यानी लास्ट स्थिति में क्या होता है, पेनी प्लेन बनते हैं, यानी समतल प्राय मैदान बनते हैं, और यहीं पर कुछ ऊँची नीची पहाड़ियाँ होती हैं अवतल उत्तल आकार की, जिन्हें मोनेडनोक नाम दिया गया है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पेनी प्लेन किस में बन रहे हैं, लास्ट में आगे एक आकृतिहीन समतल मैदान, और मोनेडनोक जो पहाड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर इस पेनी प्लेन के इलाके में बनती हैं। तो ये डेविस के इस सिद्धांत में बनती हैं। डेविस महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया है, स्टार्टिंग में सिद्धांत दिया था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था। कुछ से विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, इसमें कमियां निकाली है। मुख्य रूप से जो जर्मन विद्वान थे वो उन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया है। और उन आलोचनाओं में जो मुख्य जो आलोचना रही हो कि ये जो जर्मन विद्वानों ने इसकी आलोचना की थी, वो कहते हैं कि जो डेविस ने जो चक्र यानी भौगोलिक चक्र अपर्दन चक्र में जो चक्र शब्द दिया है, इस चक्र शब्द को उन्होंने एक भ्रामक बताया है कि ये इसके लिए चक्र शब्द का यूज हम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे एक ओमाल महोदय थे, उन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत को डेविस महोदय ने आवश्यकता से बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा सरल सिद्धांत दे दिया है। एक इनकी आलोचना की गई कि डेविस महोदय कहते हैं कि उत्थान के बाद में अपर्दन स्टार्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी कमी रही डेविस के सिद्धांत में, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना अभी तक भी की जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अपर्दन उत्थान का इंतजार नहीं करता है। तो डेविस महोदय की बहुत बड़ी आलोचना इसके अकॉर्डिंग की गई है। और एक है कि उत्थान की जो अवधि बताई है डेविस महोदय ने, वो कहते हैं कि वो छोटी अवधि का उत्थान होता है, जबकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी भी स्थलखंड में जो उत्थान होता है वो बहुत धीमी गति से चलता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से डेविस महोदय की आलोचना की गई है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आलोचनाएं जो की गई हैं जर्मन विद्वानों ने, वो विरोधाभास के अकॉर्डिंग की हैं उन्होंने। और जो आलोचनाएं आंशिक रूप से सत्य हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें सत्यता नहीं है। डेविस के सिद्धांत की एक जो बड़ी आलोचना रही है उसमें ज़रूर दम है, वो जो कहा गया कि उत्थान पहले होता है और उत्थान के समाप्त होने के बाद में अपर्दन स्टार्ट होता है। तो ये एक बड़ी आलोचना रही है जिसमें दम है थोड़ा सा, बाकी ये आलोचनाएं को बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जर्मन विद्वानों ने एक तरह से प्रतिद्वंदिता बस उनके सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं। कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि डेविस का ये सिद्धांत भू-आकृति विज्ञान के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान है। दोस्तों, डेविस के सिद्धांत के बाद में अपर्दन चक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है पैंक महोदय का, वाल्टर पैंक महोदय का अपर्दन चक्र है।
और तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि दोनों सिद्धांतों में अक्सर हमें जो प्रश्न पूछा जाता है या तो ये हमसे ये पूछते हैं कि अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं, डेविस के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए, या हमसे पूछ सकते हैं अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं, पेंग के अपर्दन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। और आजकल जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल के एग्जाम्स में वगैरह कि डेविस और पेंग के अपर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उसमें डेविस का भी हमें करना पड़ता है, पेंग का भी हमें करना पड़ता है, दोनों सिद्धांत हमें करने पड़ते हैं और दोनों का लास्ट में हमें तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करना पड़ता है। तो डेविस के सिद्धांत के बाद में पेंग महोदय ने अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था। डेविस के भौगोलिक चक्र के विरोध में वाल्टर पेंग जो कि जर्मनी के विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया है। पेंग महोदय के अनुसार स्थल रूप उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल होता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनके अनुसार कोई भी स्थल रूप उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल होता है। प्रावस्था का मतलब होगा फेज, यानी कितना जो स्थान है जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ का कितना उत्थान हुआ है और कितना कटाव हुआ है, यानी कितना वो ऊंचा हुआ है स्थान और कितना उसमें कटाव होने के अपर्दन होने के बाद में कितना नीचा हुआ है। इन्होंने डेविस की अवस्था समय जो शब्द डेविस ने दिया था उसको इन्होंने नकारा है, पेंग महोदय ने उसका विरोध किया है। पेंग के अकॉर्डिंग उत्थान तथा अपर्दन की क्रिया दोनों एक साथ चलती है। देखो, दोनों के सिद्धांतों में बहुत बड़ी जो डिफरेंस आ गया यहाँ आ गया है। डेविस कहते हैं पहले उत्थान होता है, उत्थान के समाप्त होने के बाद में अपर्दन होता है, जबकि पेंग महोदय कहते हैं कि उत्थान और अपर्दन दोनों एक साथ चलते हैं। तो पेंग ने ये जो चीज़ कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, डेविस के सिद्धांत में बहुत बड़ी कमी थी ये। तो पेंग महोदय के अनुसार उत्थान और अपर्दन दोनों एक साथ चलते हैं। पेंग ने उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए जिस शब्द का यूज किया उन्होंने वो शब्द है प्राइमरम्प, यानी उत्थान से पहले जो पेंग शब्द ने जो शब्द का यूज़ किया है वो है प्राइमरम्प शब्द का उन्होंने यूज़ किया है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। ये शब्द जो प्राइमरम्प है अक्सर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्राइमरम्प क्या है, या पेंग के सिद्धांत में जो स्थलखंड का जो उत्थान होता है उससे पहले जो शब्द का किस शब्द का यूज़ किया गया है, स्थलाकृति क्या होती है, तो वो हो गया प्राइमरम्प। और जिस तरह से डेविस ने कहा था कि लास्ट में पेनिप्लेन बनते हैं, तो ठीक उसी तरह से पेंग महोदय कहते हैं कि लास्ट में जो आकृति विहीन समतल मैदान बनता है उसको इन्होंने इनड्रम्प नाम दिया है। इनड्रम्प, ध्यान रखना, ये डेविस के अनुसार क्या बनते हैं, पेनिप्लेन, और पेंग के अनुसार इनड्रम्प। तो दोस्तों अभी हम जो पेंग वाला जो अपर्दन चक्र पढ़ रहे हैं, तो पेंग के अनुसार वो पेंग कहते हैं कि उत्थान विभिन्न दरों में होता है। और वाल्टर पेंग महोदय जो जर्मनी के, उन्होंने उत्थान की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पेंग के अनुसार उत्थान की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है, ये सारे जर्मन शब्द हैं, हमें पढ़ने में, लिखने में, याद करने में थोड़े अजीब से शब्द लगते हैं, क्योंकि पेंग ने अपना सिद्धांत दिया तो जर्मन भाषा में दिया था, तो जर्मन भाषा के बहुत सारे शब्दों को उन्होंने यूज़ किया है। पेंग के अनुसार जो पहली जो अवस्था उन्होंने मानी है वो है आफत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग, दूसरी अवस्था है ग्लिक फॉर्मिंग, तीसरी अवस्था है आबत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग। तो जो तीनों जो अवस्थाएं हैं, आबत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग, ग्लिक फार्मिंग इन ट्विकलुंग और आबत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग, तो ये 3 पेंग ने अवस्थाएं बताई हैं। आबत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग का मतलब होता है कि उत्थान की जो प्रथम अवस्था बताई गई इसे, इसमें तीव्र गति से स्थलखंड का उत्थान होता है। पहली अवस्था जो है इसमें तीव्र गति से स्थलखंड का उत्थान होता है। दूसरी जो ग्लिक फार्मिंग इन ट्विकलुंग बताई गई है, इसमें उत्थान की दूसरी अवस्था बताई गई है, इसमें उत्थान समान गति से होता है या सामान्य या मध्यम गति का उत्थान होता है। तीसरी अवस्था बताई गई है आबत्सिजिंडे इन ट्विकलुंग, इसमें जो तीसरी अवस्था है इसमें उत्थान की दर घट जाती है। तो ये जो पहले हमने जैसे डेविस का जो ग्राफ देखा था, डायग्राम देखा था, ठीक उसी तरह से हमने पेंग का, ये वाल्टर पेंग महोदय का डायग्राम बनाया है। इस पार्ट में यहाँ जो लंप है इसमें ऊंचाई दिखाई गई है, नीचे वाले पार्ट में जो इसको सागर तल बताया गया है, ये समय का वो बताया गया है इसमें, तो ये सागर तल है, समुद्र तल बताया गया है इसमें। तो पेंग महोदय ने जो अपना जो सिद्धांत दिया है उसमें 5 जो अवस्थाएँ में डिवाइड कर दिया अपने ग्राफ अपने सिद्धांत को। इसमें पहली जो स्टेज होती है इसमें उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में आप देखिए, इसमें जो डायग्राम में दिया गया है, यहाँ उत्थान भी स्टार्ट चल रहा है और यहाँ अपर्दन भी चल रहा है। तो उत्थान भी चल रहा है और अपर्दन भी चल रहा है, यानी डेविस के अकॉर्डिंग तो पहले उत्थान होता था, बाद में अपर्दन होता था। पेंग क्या कह रहे हैं कि उत्थान और अपर्दन दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पहली स्टेज में क्या होता है, उत्थान भी हो रहा है, अपर्दन भी हो रहा है, लेकिन उत्थान की स्पीड ज़्यादा है, अपर्दन की स्पीड कम है, इसलिए कुल मिला के धरातल की ऊंचाई बढ़ रही है। दूसरी स्पीड में भी उत्थान ज़्यादा है, अपर्दन कम है, इसलिए यहाँ भी ऊंचाई बढ़ रही है। तो पहली दूसरी दोनों में ही उत्थान ज़्यादा है, अपर्दन कम है, इसलिए जो सापेक्षिक ऊंचाई वो बढ़ रही है। तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि जितना उत्थान हो रहा है उतना ही अपर्दन हो रहा है, तो उत्थान और अपर्दन दोनों बराबर हो रहे हैं, इसलिए ना तो ऊंचाई बढ़ रही है ना ऊंचाई घट रही है, वहीं पर स्थिर है। अगली जो चौथी अवस्था उसमें उत्थान कम हो रहा है, अपर्दन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए धरातल की जो ऊंचाई है वो घट रही है
और जो लास्ट स्टेज है उसमें उत्थान बहुत कम है, ना या नहीं के बराबर उत्थान है, उसमें अपर्दन होता है लास्ट में, धीमी गति का अपर्दन होता रहता है। और लास्ट में इसमें कुल मिला के जो स्थलखंड होता है उसकी ऊंचाई एकदम से कम हो जाती है और लास्ट में जाके एक तरह का आकृति विहीन समतल मैदान बनता है, जिसके लिए पेंक महोदय ने जो शब्द का यूज़ किया है वो इंड्रम्प शब्द का यूज़ किया गया है। ये पेंक का डायग्राम है, आप इसे ढंग से देख लें। ये हमें बनाना है एग्जाम में, डेविस महोदय का बनाना है, पेंक का भी बनाना है, दोनों डायग्राम हम बनाएंगे तभी हम दोनों की तुलना कर पाएंगे। पेंक महोदय ने जो अपना जो अपर्दन चक्र दिया है उसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं। जो अवस्था है ये अभी हमने इसको जो 5 जगह डिवाइड किया डायग्राम को। जो पहली स्टेज में क्या होता है कि उत्थान अपर्दन दोनों एक साथ चलते रहते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, उत्थान उसमें ज़्यादा होता है। दूसरी स्टेज में भी उत्थान अपर्दन दोनों साथ चलते हैं, उत्थान बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, इसलिए आप सापेक्षिक ऊंचाई यहाँ भी ज़्यादा बढ़ती है। तीसरी स्टेज में ना ऊंचाई बढ़ती है ना घटती है, स्थिर रहते हैं। चौथी स्टेज में ऊंचाई कम होने लग जाती है, पाँचवीं स्टेज में बहुत कम ऊंचाई हो जाती है, लगभग आकृति विहीन समतल मैदान बन जाते हैं। यहाँ जाके लास्ट में इंड्रम्प स्थलाकृति का निर्माण होता है। लास्ट में इनका उत्थान समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त होकर एक आकृति विहीन मैदान बन जाता है। दोस्तों पेंक, जिस तरह से हमने डेविस के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की थी, तो कुछ आलोचनाएं हमसे पेंक के सिद्धांत के बारे में पूछते हैं कि पेंक के सिद्धांत में जो क्या क्या आलोचनाएं रही हैं। पेंक महोदय की जो पहली आलोचना रही वही रही कि उत्थान की दर तथा निम्नीकरण की दर के संबंध में एक भ्रामक विचार हैं। जो पेंक महोदय ने जो अपने विचार दिए हैं उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के, तो उन विचारों में थोड़ी सी भ्रामकता है, थोड़ा विरोधाभास है। एक दूसरी है कि पेंक का जो सिद्धांत है वो काल्पनिक ज़्यादा है और सत्य कम है। उस सिद्धांत को हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कल्पनाओं पर आधारित ज़्यादा है और वास्तविकता के बहुत कम नज़दीक है। तो पेंक महोदय का सिद्धांत काल्पनिक अधिक है, सत्य कम है। तीसरी इनकी आलोचना की गई कि अपर्दन दोनों वक्रों पर कभी बराबर कभी असमान है। तो पेंक कभी तो उसको कहते हैं कि अपर्दन दो बराबर है और कभी कहते हैं कि असमान है, तो ये एक आलोचना की गई है। और एक लास्ट विचारधारा ये इसमें जो आलोचना की गई पेंक की, वो बड़ी आलोचना की गई कि पेंक ने जो अपना सिद्धांत दिया वो जर्मन भाषा में दिया है। तो जर्मन भाषा में देने की वजह से जर्मन भाषा का ट्रांसलेशन होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई है, उन शब्दों का सही ट्रांसलेशन होने में दिक्कत आई है, उसका सही तरीके से प्रचार नहीं हो पाया है। तो दोस्तों डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र हमने अभी पढ़ा है। डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ लिया, पेंक का अपर्दन चक्र पढ़ लिया। एग्जाम में हमें अगर डेविस का पूछते हैं हम डेविस का वर्णन कर सकते हैं, एग्जाम में हमसे अगर पेंक का पूछते हैं हम पेंक का कर सकते हैं। तो और पर आजकल जो कंपटीशन में एक प्रश्न पूछा जाता है डेविस और पेंक, इन दोनों का एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पूछा जाता है। तो दोनों का हम पहले डेविस का वर्णन करेंगे, फिर पेंक का करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। नहीं तो हमारी जो कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिल पा रहे, तो ये एक बड़ा कारण होता है। अगर तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें कह रहे हैं, तुलनात्मक विवेचन के लिए करें, तो हमें तुलनात्मक अध्ययन इनका करना पड़ेगा। तो ये तुलनात्मक अध्ययन मैं शॉर्ट रूप से आपको बता रहा हूँ। डेविस महोदय कहते हैं कि पहले अपर्दन होता है, उसके बाद में उत्थान होता है। उत्थान और अपर्दन दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। पेंक महोदय कहते हैं कि दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये इन दोनों का, जो डेविस का और पेंक का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। डेविस के अकॉर्डिंग अपर्दन और उत्थान दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, पेंक के अकॉर्डिंग अपर्दन और उत्थान दोनों एक साथ चलते हैं। दूसरी बात, डेविस कहते हैं कि जो उत्थान की दर है वो तीव्र गति से होती है, पेंक कहते हैं कि उत्थान की दर असमान होती है। डेविस कहते हैं उत्थान की जो अवधि होती है वो कम अवधि का होता है, पेंक महोदय कहते हैं उत्थान जो होता है वो लंबा भी या लंबी अवधि का भी हो सकता है। डेविस महोदय कहते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। जो डेविस के त्रिकट है संरचना प्रक्रम तथा अवस्था, जो डेविस के त्रिकट हैं ये डेविस कहते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। वैसे ही पेंक कहते हैं कि उत्थान की दर तथा निम्नीकरण की दर के संबंधों का परिणाम होता है। यानी स्थल रूप जो होता है वो उत्थान की दर तथा निम्नीकरण की दर के संबंधों का परिणाम होता है। डेविस महोदय ने अपने जो सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं बताई हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ऐसे ही पेंक महोदय भी अपने जो उसमें सिद्धांत में बताते हैं वो जो अवस्थाएं बताते हैं, आपसी जिंडे गिलिक फार्मिंग, आपसी जिंडे गिलिक फार्मिंग, और ये जो तीनों अवस्थाएँ जो पेंक महोदय बता रहे हैं हमें। अगला जो डेविस महोदय ये कह रहे हैं कि डेविस का जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें भौगोलिक चक्र उन्होंने एक नाम दिया है, और पेंक ने अपने अपर्दन चक्र को एक अपर्दन चक्र ही कहा है, अपर्दन चक्र के नाम से नाम दिया उन्होंने। डेविस के अकॉर्डिंग जो लास्ट में स्थलाकृति बनती है वो बनती है पेनीप्लेन। जो अंतिम जो स्थलाकृति होती है डेविस के अकॉर्डिंग पेनीप्लेन बनती है। पेंक महोदय के अनुसार जो लास्ट में स्थलाकृति बनती है उसे इंड्रम्प नाम दिया गया है। डेविस महोदय ने अपने जो ढाल हैं उनको प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है, स्थल रूप के ऊपर ढालों को प्रमुख स्थान नहीं दिया है, जबकि पेंक महोदय ने ढालों को प्रमुख स्थान दिया है। एट लास्ट हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि दोनों ही की जो सिद्धांतों की संकल्पना है वो उसमें काफ़ी विभेद है। डेविस को एक तरह का इसे अपर्दन चक्र का मास्टर या फादर कहा जा सकता है, तो पेंक को डेविस का विरोधी कहा जा सकता है।
पेंग के विचार रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के हैं, डेविस के विचार जो हैं वो अग्रिम दृष्टि के हैं। डेविस की विचारधारा में वस्तु स्थिति कुछ वास्तविक मालूम पड़ती है। ये दोस्तों ये हमारा डेविस और पेंग का अप्रदन चक्र रहा है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें।